अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका की ताल्लुकात की बात करें तो ये हफ्ता अच्छा नहीं रहा। कल भी हमने डिस्कस किया था कि पहले पाकिस्तान की जो 4 कंपनीज हैं, एक जो स्टेट ओन्ड नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से खदशात हैं। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात हुई, जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अमेरिका के, उन्होंने जब ये तहलका खेज इंकशाफ किया या दावा किया कि अमेरिका इस वजह से पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां आयद कर रहा है क्योंकि उससे अमेरिका को खदशा है। और ये इंटरनेशनल हेडलाइन भी बनी क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका समझता है कि जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है वो उसके लिए खतरा हो सकता है। शहबाज, आज दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा के हवाले से स्टेटमेंट जारी हुई है, और जो कि सेकंड स्टेटमेंट एक पहले भी आ चुकी है। जो पहले स्टेटमेंट तो जो इनिशियल जो पाबंदियां आयद की थी उसमें तो कम से कम ये नहीं कहा था कि इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि अमेरिका अपने आप को वो थ्रेट समझता है। तो वो जो यूजुअल एक रिएक्शन होता है वो पाकिस्तान ने दिया, लेकिन ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट थी इन दैट सेंस कि जी अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसके हवाले से जो रिएक्शन सामने आया, आई थिंक वो 2 उसके हिस्से हैं। एक तो इसमें पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर इसे कहा है कि ये अमरीकी जो आला ओहदेदार हैं उनकी जो परसेप्शन है या इल्ज़ाम लगाया है ये बिल्कुल मन घड़त है, बदकिस्मत है और अफसोसनाक है। और फिर पर्सपेक्टिव भी दिया कि पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं या शराकत दारी है वो सिंस 1954 से चलती आ रही है। पाकिस्तान इत्तेहादी रहा अमरीका का, कई जो अलायंसेस बने, कोल्ड वॉर और इवन अफगान जिहाद और फिर 9/11 अटैक्स के बाद। और दफ्तर खारजा की इस स्टेटमेंट में वाज़े किया गया है कि अमरीकी एहलकार ये जानते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, उसका असल हदफ क्या है। और 2012 से पाकिस्तान जो इस हवाले से अमरीका के साथ इंगेज कर रहा है, और दफ्तर खारजा ने इस बात पर बड़ा ताज्जुब का इजहार किया है कि पाकिस्तान आज भी अमरीका का मेजर नॉन नेटो एलाय है, और अमरीका का ये तासुर, ये परसेप्शन कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम उनके लिए ख़तरा है, ये हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। और पाकिस्तान ने वाजे किया कि कभी भी पाकिस्तान ने अमरीका के हवाले से कोई इल इंटेंशन, यानी कि अपना उसे हरीफ नहीं समझा कि उसके खिलाफ इस तरह की वो कार्रवाई करेगा। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता है, और आज भी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। तो शहबाज, ये सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। दूसरा हिस्सा इसका जो है, जहां इन इल्जामात की तरदीद की गई है, वाजे किया गया है कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर मिसाइल प्रोग्राम हो, उसका हदफ ऑफ कोर्स भारत है। भारत से जो थ्रेट हमें आती है उसको काउंटर करना है। तो उसके हवाले से कम वक्त में हम अमेरिका की या किसी भी मुल्क की जो इंटरवेंशन है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस हवाले से क्रॉस पार्टी लाइन तमाम इदारों के दरमियान एक कंसेंसस है कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कामरान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसे कम से कम एक चीज़ वाजे हो गई है कि कम वक्त में जितनी भी इन्होंने पाबंदियां माजी में भी लगाई और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट भी जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, मिसाइल प्रोग्राम जारी रहेगा। ये इसकी बॉटम लाइन है। बाकी जो बात हमने कल भी की थी उसको रिपीट कर देते हैं कि जो मुल्क इकोनॉमिकली इतना डिपेंडेंट हो कि उसको IMF के बोर्ड के अप्रूवल के लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत पड़े, और फिर कोई आपकी जो कंडीशन है वो मीट ना हो, उसके लिए फिर वो अमेरिका के पास जाए कि IMF से हमें वेवर ले दें, और वो इस किस्म का, और फिर हम अगर उस न्यूक्लियर रेस ये तस्वर भी कर लें कि हम बड़ी मुआशी तौर पर बहुत मजबूत भी हो जाएं, तो क्या ये हम किसी के खिलाफ मिसाइल चलाएंगे? इवन भारत के केस में भी ये डिटेरेंस है। इसका मतलब नहीं है कि हमने अपने चलाने से भी नहीं है ना। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। देखें, अमेरिका की जो दुश्मनियां हैं, चीन के साथ है, रूस के साथ है, ये जो बड़ी ताकतें हैं, क्या इन्होंने बावजूद इनकी जितनी भी राइवलरी रही हो, क्या इस तरह से हेड ऑन एक दूसरे के खिलाफ जो अपने मिसाइल वगैरह चलाए? क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बेसिकली अमेरिका जो बात कहना नहीं चाह रहा, जो हमने कल भी कही थी कि मसला इसराइल वाला है, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के मिसाइल की इतनी रेंज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक जो चीज है, फिर बाकी इशू पर बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंगली ये जो सवाल है जब पेंटागन के तर्जुमान से हुआ, इसराइल वाला नहीं, ये जो कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे अमेरिका को खतरा हो सकता है, तो उन्होंने उस पर तबसरा करने से इनकार किया है पेंटागन ने। तो इसका मतलब है कि इवन विद इन द इंस्टीट्यूशन, और मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, हमारे जो रिलेशनशिप है अमेरिका और पाकिस्तान के, दे आर ड्रिवन बाय पेंटागन एंड GHQ, और पेंटागन या अमरीकी जर्नलों को पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। तो इसलिए
आप देखते होंगे कि बहुत कम आपको कोई अमेरिकी जर्नैल जो है पाकिस्तान के हवाले से पब्लिकली तनकीद करता नजर आएगा। सारी पाबंदियां तो लगाई ना उन्होंने, दिस इज द फैक्ट कि बावजूद पेंटागन और जीएचक्यू के ताल्लुकात के पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी, ये एक फैक्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम की बात कर रहे थे। इस आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से पता नहीं पाकिस्तान में कितने मसले बनने हैं। हमारे यहाँ एक और भी रीत है, जिस तरह अमेरिका ने बचाना इसराइल को और इल्जाम लगा दिया कि जी ये हमारे ऊपर कुछ इस तरह का इनका कोई पॉलिसी शिफ्ट आ गया कि जैसे हमारे मजाइल उनको टारगेट करने जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान खुद करती है और उसका मुर्दे इल्जाम ठहरा देती है आईएमएफ को। इसी तरह की एक चीज़ है, वो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे रिलेटेड है। ये जो नया आईएमएफ का प्रोग्राम था, इसमें दो बड़ी शराइत थी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। एक तो ये इसके अंदर ये था कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होगा वो वही होगा जो फेडरल गवर्नमेंट का पर्सनल इनकम टैक्स रेट होगा अप टू 45%। दूसरा इसके अंदर ये था जो ज़्यादा जिसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं और ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है कि जून 2026 तक हुकूमतें पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एग्रीकल्चर सपोर्ट मार्केट में अपनी जो इंटरवेंशन है वो बंद कर देंगी। दो तरह की इंटरवेंशन हो रही थी। नंबर वन, हुकूमत एक कीमत मुकर्रर करती थी, एक इंटरवेंशन प्राइस होती थी कॉटन की, फिर गंदम की और गन्ने की एक सपोर्ट प्राइस होती थी। इसी तरह टोबैको की भी एक प्राइस मुकर्रर होती थी। ये हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमतें ये कीमतें मुकर्रर करना बंद कर देंगी, और ये उसका पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट ये कि जो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत किसानों से कोई तकरीबन 60 से 65 लाख मेट्रिक टन गंदम हर साल खरीदती थी, वो नहीं खरीदेंगी। अब चूंकि ये जो कंडीशन थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना थी जून 2026 तक, लेकिन सूबाई हुकूमतों को खासतौर पर हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को इसमें बेनिफिट नजर आया कि बजाय जून 2026 को इस शर्त को इम्प्लीमेंट किया जाए, उन्होंने इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये एक बगैर ट्रांजिशन प्लान की हो रही है। जब इतना बड़ा आप काम कर रहे हो, जो एक पॉलिसी जो चल रही हो पिछले 70-75 साल से, उसको सडनली जब उसको खत्म करते हो तो उसका नेचुरल एक इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट इस सूरत में आया, आपने देखा कि पिछले साल बल्कि इस साल भी जो गंदम की कीमतें थी मार्केट में, वो जो एक सपोर्ट प्राइस आज से कुछ 2 साल पहले 1.5 साल पहले अनाउंस हुई थी, उससे भी नीचे काफी हद तक चली गई। और यही सूरत हाल इस दफा फार्मर के साथ हो रही है। शुगर केन के गन्ने के हवाले से उसको जो कीमत पिछले साल मिल रही थी वो वाली कीमत भी नहीं मिल रही, क्योंकि हुकूमत ने ये जो सारा काम किया बगैर किसी प्लानिंग के किया है, बगैर कोई प्लान बनाए हुए किया है। और इनकी जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट थी उसमें यह था कि सितंबर 2024 तक हुकूमत एक ट्रांजिशन प्लान जो है वो आईएमएफ को सबमिट करवाएगी कि ये जो एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म इसको कैसे फेज आउट करना है। तो एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं, कोई प्लान तैयार नहीं हुआ और कोई आईएमएफ को इस तरह का प्लान शेयर नहीं किया गया, और उसका नतीजा ये है कि जो फार्मर है वो इसे बहुत बुरे तरीके से सफर कर रहा है। तो इसमें फिर वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि आपने खुद कहा कि इस कंफ्यूजन की वजह से और एक क्लैरिटी ना होने की वजह से जो फार्मर है वो सफर कर रहा है, क्योंकि आपने इमदादी जो कीमत है गन्ने की उसका भी तयन नहीं किया। तो जो फार्मर है वो पहले ही गिला शिकवा करता है कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो उनको इग्नोर करती हैं। और एक जेन्युइन कंसर्न है कि जो फार्मर है वो इतनी अगर मेहनत करता है साल भर और जब वो फसल काटता है तो उसको उसका जायज़ जो हक है वो तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट में कोई हिलजुल नहीं है कि इसको क्या करना है, कैसे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो पाकिस्तान का फार्मर है वो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की गारंटी है। तो जो फूड सिक्योरिटी आपको फराहम कर रहे हैं उसके बारे में ना कोई बात करना चाह रहा है, ना उनको कोई इंपॉर्टेंस देना चाह रहा है। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर जो है उसके ऊपर जो थोड़ी सी टैक्सेशन ज्यादा होती है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो कमेटियां बना देते हैं। इस वक्त भी इसाक डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी बैंकों को टैक्स में, इनकम टैक्स में रिलीफ देने के ऊपर काम कर रही है। तो एक तरफ तो इस तरह की लॉबीज और स्ट्रांग लोग जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन वो लोग जिनके कपड़े भी शायद साफ सुथरे नहीं होते, वो मेहनत करने वाले हैं, जो सुबह से लेकर और अर्ली मॉर्निंग में शायद अगर कोई उठता है पाकिस्तान में तो हमारे किसान लोग हैं, वो खेतों में जाते हैं, काम करते हैं और उनकी बात सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मतलब जब आईएमएफ कह रहा है कि आपने ये काम 2 साल में करना है, उसको हमको फौरी तौर पर करने की क्या जरूरत है और बगैर प्लानिंग के। अब उसका नुकसान क्या हुआ? एक तरफ तो कीमतें गिर गई, जो शुगर मिलर्स हैं पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस वक्त किसानों को। शायद एक आध मिल छोड़ के, मेरा ख्याल नाम लेना ज्यादा मुनासिब होगा, जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिलें हैं वही शायद कोई इस वक्त को इज्जत से ट्रीट कर रही हैं, फार्मर्स को प्राइस दे रही हैं। कुछ एक आध वाकया वहां पे भी हो गया होगा, बट उनकी जो प्राइस है रिलेटिवली
वो फार्मर्स को वो बेहतर प्राइस पे करे। बाकी चूंकि हुकूमत ने कीमत कोई मुकर्रर नहीं की, इसलिए जो किसान है वो सफ़र कर रहा है। इस वक्त जो मेजर इशू है ना, जब आपकी फूड बास्केट का इशू है, खुदा न खास्ता कल मुल्क में कोई जंग हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई और आफत आ जाती है, कोई पेंडेमिक आ जाती है, जिस तरह कोरोना वायरस आया था, तो हमारे पास क्या कोई प्लान है कि या फसल की जो है वो फेल हो जाती है, उसकी पैदावार किसी भी वजह से नहीं आती। जैसे पिछली दफ़ा आपको पता है कि अनयूजुअल बारिशें हुई और खड़ी फसल जो थी गंदम की वो तबाह होगी। तो अगर ये 3-4 आपकी जो अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उसका हल क्या है? आपको कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन करना थे। ये तो कोई हल नहीं है कि आज आप 65 लाख गंदम खरीद रहे हैं किसान से, कल आप 0 खरीद रहे हो। ये तो कोई हल नहीं है। आज आप उसको 3,900 रुपए की प्राइस गारंटी कर रहे हो, अगले दिन उसका वो 2,600 रुपए उसको कीमत मिल रही है। और फिर शाह से ज्यादा वफादार वाली बात है कि IMF आपसे कह रहा है कि आप इसको एक ऑर्डरली वो कर रहे हैं, उसको जो भी आपने एक ट्रांजिशन करनी है, ऐसा नहीं कि अब्रप्टली ये करें, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आ सकता है। और ऑलरेडी हमारी जो ये एग्रीकल्चर की मार्केट है उसमें इतनी डिस्टॉर्शन है कि जिस तरह से मिडल मैन हो गया, आपने फैक्ट्रीज का जिक्र किया, कैसे वो आम जो फार्मर है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और इस कंफ्यूजन में तो और इस तरह के जो एक्सप्लॉइट करने वाली फोर्सेस हैं वो फायदा उठाएंगी। तो आखिर गवर्नमेंट जो है वो फिर अब उनका प्लान है क्या? मतलब IMF तो कह रहा है कि आपने इसको एक ऑर्डरली मैनर में ये करना है सारा, और आप खुद कह रहे हैं कि 2 साल का उन्होंने टाइम दिया है, तो आप उससे पहले प्रॉपरली एक होमवर्क कर लेते, एक पूरा प्लान, एक रोड मैप तैयार करते, जिससे यकीनी तौर पर जो मार्केट ड्रिवन तो चीजें होती हैं उसका किसी को नुकसान ना होता, किसी फार्मर को नुकसान ना हो। देखिए, किसान जो है, मैंने जैसे बोला कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरजीह नहीं है। अगर उनकी ये तरजीह होते तो सितंबर में ये प्लान बन के IMF को सबमिट हो चुका होता और वो एक स्मूथ ट्रांजिशन होती। अक्टूबर इसी साल जो फूड मिनिस्ट्री है उसने एक समरी भेजी प्राइम मिनिस्टर को कि IMF की जो कंडीशन है वो ट्रांजिशन मांग रही है 2 साल के पीरियड में। तो उन्होंने 2 ऑप्शन दी प्राइम मिनिस्टर को। एक तो ये कि आप इस दफा इस साल के लिए, चूंकि इंप्लीमेंटेशन इसकी अगले साल तक से है, तो आप इस साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर करें और गंदम खरीदें भी। ये थी ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 ये थी कि आप गंदम खरीदे मत, लेकिन कम से कम एक इमदादी कीमत जो है, एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दें, ताकि मार्केट के अंदर कोई सिग्नल जाए और कीमतें बिल्कुल गिरे ना। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा अब उसकी जो भी वजह हो, जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आए हैं 4 फेडरल सेक्रेटरीज अपॉइंट हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड में। केयर टेकर के टाइम पे मोहम्मद महमूद साहब थे, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ आए, उनको भी हटा दिया गया। जब वो इंक्वायरी हुई उसकी वीट की जो इंपोर्ट वाला स्कैंडल था, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पे जिसको लगाया गया उनको मई में हटा दिया गया। उनकी गालिबन मार्च के अंदर अपॉइंटमेंट हुई थी, या अपॉइंटमेंट उनकी पहले हुई थी। जब ये उनको महमूद साहब को हटाया गया तो उसकी जगह पे आसिफ साहब आ गए। आसिफ साहब को हटा दिया गया और फखरे आलम साहब को लगा दिया गया। फखरे आलम को बाद में सेक्रेटरी पावर बना दिया गया, तो उनकी जगह पे इन्होंने लगा दिया अली ताहिर साहब को। अली ताहिर साहब को पिछले हफ्ते हटा दिया गया, उनकी जगह पे आगे वसीम अजमल साहब। वसीम अजमल साहब को एक और केस में प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से हटाया था कि उन्होंने कोई उनके काम पे उनके जो हुक्म था उसको नहीं माना था। यहाँ पर फिर हम जो इतना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी तनकीद करते हैं, अगर आप किसी को टिकने नहीं देंगे, एक मौका नहीं फराहम करेंगे, तो फिर कैसे आप किसी इसके अंदर सारा मसला ही यही है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने देंगे। तो मेरी इसके में बात हुई कुछ लोगों से जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, उन्होंने 2 बातें की नाज़िम। उसमें पहली बात ये थी उनका कि जब हम कोई प्लान बनाने की बात करते हैं, कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू करते हैं, तो हमारा सेक्रेटरी चेंज हो जाता है। दूसरी बात जो कि उससे भी बड़ी बात है, और जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसकी हर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात अब तकरीबन सामने आना शुरू हो गई है। उनका जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे IMF के साथ, तो उस वक्त हमने ये कहा था, वजारत फूड ने ये बात कही थी कि जो IMF पाकिस्तान से चाह रहे, इवन ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ये दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा कोई निजाम नहीं है। तो हमारी इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी। उन्होंने जो हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे ये साइन करवा लिया और अब इसकी इंप्लीमेंटेशन भी जो है वो अब्रप्टली हो गई है। बहरहाल पाकिस्तान का फार्मर जो है वो गारंटी है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की। आज जैसे भी आपके मुल्क के हालात हो, कम से कम आपको अपनी जो बुनियादी खुराक है वो तो मिल रही है। तो अगर आपने किसानों के साथ यही हाल करना है कि, और नाम आप IMF का इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, काम खुद नहीं कर रही। IMF आपको कह रहा है कि एक ट्रांजिशन प्लान लेके आइए, उसके तहत इसको काम करें। और जो वर्चुअल मीटिंग भी IMF के साथ तकरीबन लेस देन अ मंथ अगो हुई है, उसके अंदर फिर IMF ने प्लान मांगा और हमारे पास कोई प्लान नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है, उसके अपने कंसर्न्स हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जो है गंदम किसान से नहीं खरीदेंगे। अगर कल पंजाब की हुकूमत
जो इंटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो मूवमेंट है उसके ऊपर पाबंदी लगा देती है, तो फिर हमारा क्या होगा, इसका भी आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये है हमारी हुकूमत साजी और ये हमारे इस तरह के जो फैसले हैं वो हो रहे हैं। खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी किसानों की भी सुने, आप बैंकर्स की भी सुनते हैं, बाकी लोगों की भी सुनते हैं, इनको भी बुला के पूछ लें कि इनके क्या मसाइल हैं, क्या उनको उनकी फसल की सही कीमत मिल भी रही है या वो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के टैक्स निजाम की, कितना बड़ा एक बजट पाकिस्तान की तारीख में दिया गया और उसका नतीजा क्या निकला, इस पर डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जून में जो बजट पेश किया गया था उसमें रिकॉर्ड टैक्सेस लगाए गए थे 1400 अरब रुपए के, और सबसे आम सवाल यह है कि इंटेंशन जो भी हो आपकी, टैक्सेस तो लगा देते हैं लेकिन क्या एक्चुअल उससे नतीजा भी हासिल होता है। 5 माह के नंबर्स तो शहबाज हमारे पास आ गए हैं, तो ये जो 1.4 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट था एडिशनल जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगे, तो क्या गवर्नमेंट जो है इन लाइन है एटलीस्ट ये जो 1400 अरब रुपए का टारगेट है इसको अचीव करने के लिए? ओवरऑल टारगेट तो चलें छोड़ दें भले। कामरान, जब पाकिस्तान के वो जो टैक्स कलेक्शन के अहदाफ मुकर्रर होते हैं ना, कोई साइंटिफिक उसके पीछे वर्किंग नहीं होती, लेकिन जब आप नंबर्स की तरफ देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो मंथली भी टारगेट है 1373.5 अरब, तो मतलब वो इशारिये के बाद भी, डिजिट के बाद भी उन्होंने लिखा होता है कि इनको पता है कि इससे कितना रेवेन्यू आना है इस महीने में। इस तरह की नंबर्स में इस तरह रिफ्लेक्शन हो रही होती है। जब टारगेट मुकर्रर हो रहे होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं, एजम्पशंस के ऊपर हमने पहले बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हुआ, तो ओवरऑल जो चीज़ें थी उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। ये जो खबर हम आज कर रहे हैं, इस तरह की खबर मैंने कम से कम बहुत कम की है कि जब बजट का एक अनाउंसमेंट आती है और बजट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जी कि हम ताजरों से इतने 100 अरब ले लेंगे, हम रियल एस्टेट सेक्टर से इतने 100 अरब रुपया ले लेंगे और इस दफा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1400 अरब रुपए के डायरेक्ट जो इन्होंने मैयज लिए थे, जिसमें इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के, कस्टम के इतने ज्यादा नहीं थे, और इनका यह ख्याल था कि ये 1400 अरब रुपए की बेस के ऊपर तकरीबन 12,970 अरब रुपए की टोटल कलेक्शन होगी। अभी 5 माह का जो आपको पता है ऑलरेडी शॉर्टफॉल आ चुका है 340 अरब। ये जो मैंने स्टोरी की और मैं खुद हैरान हो गया कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस जा रही है, या तो ये जो एस्टिमेट्स होते हैं वो गलत होते हैं और उनका मकसद ये होता है कि IMF को डिसीव करना। फॉर एग्जांपल आपकी एक रिक्वायरमेंट है जी कि आपने 300 अरब के डायरेक्ट रेवेन्यू मेजर्स लेने हैं, तो आपकी एक्चुअल जो वहां से कलेक्शन आ सकती है हो सकता है 20 अरब रुपया हो और IMF को बता दिया गया कि नहीं यहाँ से हम 50 अरब रुपया ले लेंगे। तो इस किस्म की भी चीजें होती है। नाज़रीन, ये जो जुलाई से लेकर नवंबर तक का पीरियड है, इसमें हुकूमत का ये ख्याल था कि 1400 अरब रुपए के जो ओवरऑल पूरे साल के लिए टैक्स मैयज दिए गए थे, इसमें 491 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो वसूल हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं, बाकी इन्फोर्समेंट और जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। 491 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे हो जाएंगे 5 माह में। एक्चुअली जो इनको टैक्स मिला है पॉलिसी मैयर से, वो सिर्फ मिला है इनको 143 अरब रुपया, को 348 अरब या 71% इनके एस्टिमेट से कम टैक्स मिला है, जो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने जो मैयर्स लिए थे इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के। और जिस तरह के इकदाम लिए गए वो भी आपको पता है कि बच्चों का दूध नहीं छोड़ा, लोगों की तनख्वाहों के ऊपर बेतहाशा इन्होंने टैक्स लगा दिया, सीमेंट के रेट्स बढ़ा दिए, उसके ऊपर जो FED की थी वो डबल कर दी, घरों की खरीदारी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, मोबाइल का जो आपका जो मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं, मोबाइल ऑयल है उसकी लुब्रिकेंट जो है वो उसके ऊपर इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जहां पे GST ऑलरेडी लगा चुके थे। इसके बावजूद इनकम टैक्स की मद में जो इनका हदफ था उसे 150 अरब रुपए का कम इनको रिस्पॉन्स मिला है पॉलिसी मैयर से, सेल्स टैक्स का 85 अरब रुपए का और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का 113 अरब रुपए का। कामरान, ये सारी चीजें कि कम 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 मिल रहा है। एक ऐसा सेक्टर है जहां से इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इनको पैसा मिला, वो आपको पता है कौन है? आप मुझे बता दें कहां से उनको? तनख्वाहदार तबका। अच्छा, तनख्वाहदार तबका जो जिसने 5 माह में 198 अरब रुपए का टैक्स दिया, वो जो 198 अरब है वो पिछले साल से तकरीबन 72 अरब रुपए ज्यादा है। ये जो 72 अरब रुपए इजाफी है ना सैलरीड क्लास से, मुझे FPR के जराए बता रहे थे ये उनकी एक्सपेक्टेशन से 20 अरब रुपया ज्यादा है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की सैलरीड क्लास की कि जितना उनसे उनको निचोड़ना उससे ज्यादा निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि एट सोर्स काटा जाता है।
एफबीआर का उसमें कोई रोल नहीं होता। एम्प्लॉयर जो है, चाहे वो गवर्नमेंट है खुद एम्प्लॉयर या प्राइवेट सेक्टर है, एम्प्लॉयर खुद टैक्स काट के हुकूमत को दे रहा है, एफबीआर को दे रहा है। वहां पे जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले में आप आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर, आप आ जाए ताजरों के ऊपर, वहां पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि हमारे यहाँ ज़रा टारगेट जब रखे जाते हैं तो आमतौर पर होमवर्क नहीं किया जाता, बाद में इनको याद आता है कि अच्छा ये काम भी करना था। तो इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं अभी जब चीन में था तो वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि चीन और पाकिस्तान के मिजाज में क्या फ़र्क है। जब वो कोई आपसे प्रपोजल लेके आते हैं ना, तो हम लेट से पाकिस्तान एग्री कर लेते हैं। जब वो लेके आते हैं प्रपोजल, तो वो पूरा प्रपोजल के पहले उन्होंने सारा होमवर्क किया होता है, सब कुछ आइडेंटिफाई किया होता है चीज़ें, वो उसकी फाइनल स्टेज होती है, तब आपको प्रपोज करते हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, हमारा ये तरीकाकार है, हम फौरन MOU कर लेते हैं, जी ठीक हो गया। बाद में पता चलता है कि जो लेट से कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो पता लगता है कि जो जगह हमने आइडेंटिफाई की थी MOU के अंदर, वहां पे तो दरिया है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमारा मिजाज वो है कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि हम टारगेट तो रखे हमने, जो भी अच्छा होमवर्क किया होगा, पेपर वर्क तो अच्छा किया है, बट ये नहीं पता था कि कहाँ से ये जो है वो पैसा पूरा करना है। हाँ, ये बता दिया कि हाँ जी बड़ा जबरदस्त, हमने 1400 अरब रुपए के एडिशनल। अच्छा, मैं आपको दो एनेक्डोट सुनाता हूँ यहाँ पे, और इसकी वजह क्या है कि कलेक्शन कम हो रही है। एक तो नेचुरली जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी और आपकी जो एजम्पशंस जो है वो रॉन्ग होंगी, रियल एस्टेट सेक्टर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका बिजनेस उस तरीके से नहीं चल रहे, तो उसका इम्पैक्ट जो पॉलिसी मेजर्स के भी ऊपर आता है, दैट्स अ फैक्ट। दूसरा है इनका वीक इन्फोर्समेंट। जैसे ताजिर 2 स्कीम थी जिसका 3 माह में 10 अरब रुपया उनसे इजाफी लेना था, 6 माह में जो अभी दिसंबर में खत्म हो जाएगा उनसे गालबन 23.5 अरब रुपया लेना है। अगर आपने वहां से लिया ही 20-25 लाख रुपया है, क्योंकि वहां पे इन्फोर्समेंट थी ना, वहां पे किसी के दरवाजे पे जाके दस्तक देनी थी, उनको रजिस्टर करना था, उनके अकाउंट्स चेक करने थे, वो आप नहीं कर सके। इन्होंने फिर जो ऑडिट खुद जो एफबीआर करता है लोगों का, उनकी बैलेंस शीट्स का, उनके रिटर्न्स का, उसमें जो इनकी कलेक्शन है थ्रू ऑडिट, कामरान साहब, वो 16% कम है पिछले साल से। इजाफा तो दूर की बात है, 31 अरब रुपया ऑडिट के जरिए इकट्ठा किया था पिछले साल 5 माह में, अब किया है 26 अरब रुपया। ये है इनकी हालत। लेकिन अब वो जो एफबीआर के चेयरमैन है वो गाड़ियां तो दे रहे हैं ऑफिसर्स को, तो हो सकता है कि फर्क पड़े उससे। देखिए, इंसेंटिव गाड़ियां देने से वो शाम को ऑफिस टाइम के बाद अच्छी जगह पे जाके आ जाए, खाना अच्छी जगह पे खा लेंगे, घूम फिर लेंगे। 2 चीजें, एक तो ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमने उसका प्रोग्राम भी किया था, आप उसको सपोर्ट करें। अगर कोई ये समझता है कि उनको गाड़ियां देने से टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए, उस तरीके से नहीं होगी। जो आपने बात की थी ना तैयारी की, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्यामिर बादशाह डैम प्रोजेक्ट है जिसकी पाकिस्तान फंडिंग तलाश कर रहा है बहुत अरसे से। हमने प्रोजेक्ट चाइना को भी ऑफर कर दिया, हमने वो प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया को भी ऑफर कर दिया, और इसी महीने में हमने वो प्रोजेक्ट रूस को भी ऑफर किया कि तुम लोग फंड कर दो आगे। मैंने किसी एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को फोन किया, मैंने कहा यार फैसला कर लो, देना किन्नू है। उन्होंने कहा राना साहब दुकान है, पड़ा हुआ सौदा, जो मर्जी आके ले ले। ये अप्रोच है। दूसरा, MOUs का बहुत ज्यादा शौक है हमारी हुकूमत को। गल्फ के बहुत ज्यादा विजिट्स प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बड़ी बड़ी मुबारकबादें आती हैं, हमारे अखबारात में लीड स्टोरी लगती है जी इतने अरब डॉलर के MOUs हो गए। कतर के साथ पिछले को 5-7 साल में पाकिस्तान में 19 या 29 MOUs किए, चले 19 ले लेते हैं नंबर। अभी फिर हम कतर से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे जराए बता रहे हैं कि एक मीटिंग के अंदर, वो हायर लेवल की मीटिंग थी, उसमें हमारे जो कतर में एम्बेसडर है, आप उनसे चेक कर लीजिएगा, उन्होंने कहीं हमारे यहाँ के लोगों का, मेरे ख्याल वो एम्बेसडर ट्रांसफर हो चुके हैं वहां से, उन्होंने इनको कहा कि कतरी हमें ये कह रहे हैं कि आपने जो पहले पाइपलाइन के जो MOUs हैं उनके ऊपर आप बात करने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर प्रोग्रेस नहीं है, आप हमारे पास नए MOUs लेके आगे करना चाहते हैं, हम इसका क्या करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच है। यही अप्रोच आपकी FBR के अंदर है, यही अप्रोच आपने देखा कि हमने फूड मिनिस्ट्री में भी देख ली, बाकी जगहों पर भी यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तैयारी होती नहीं है, दावे हमारे बड़े बड़े। और आपने रूस का तस्करा किया, हमने 1-2 हफ्ते पहले भी किया था, जो पाकिस्तान और रूस का इंटर गवर्नमेंटल जो ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी, बड़ा हैवी एजेंडा था, हमने डिस्कस किया था। तो मुझे कुछ सिफाती ज़राए से पता चला कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो एजेंडे पर तो बड़ा ज़बरदस्त हर कुछ था, लेकिन जो रूस के हुकाम हैं वो कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका कोई वे आउट निकाला जाए। तो वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तानी बस ज़बानी वो बातें करते हैं। फिर दूसरा, हर दफ़ा वो जो रशियन शाहिदा हमारे से पूछती है, एक प्रोजेक्ट 2015 से लटका हुआ है, वो पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं है। तो जो रूस के हुकाम हैं उनका भी यही ख्याल है कि बातें पाकिस्तान के हुकाम बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन
इन रियलिटी को रोड मैप एक्चुअल जो प्लान है वो शायद उसकी कमी है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान से मुतालिक और जनीवा में जो कल एक अहम इजलास हुआ उसका एलामिया क्या कहता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक जनीवा में इस हफ्ते एक बड़ा इजलास हुआ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, G7 जिसे कहते हैं, उसमें जो उनके खुसूसी नुमाइंदे हैं इन ममालिक के कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका। इन जो मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदे हैं उन अफगानिस्तान और फिर OIC की रिप्रेजेंटेशन भी थी, जो UN के नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद थे। अफगानिस्तान से मुतालिक इनकी डिस्कशन हुई। जो एलामिया जारी हुआ वो अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ येट अगेन एक चार्जशीट है, उसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो जो हाल ही में जो अफगान तालिबान की हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन जो है ख़वातीन की, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अब पहले उन्होंने जो हायर एजुकेशन या प्राइमरी से ऊपर जो बच्चियों की तालीम है उस पर पाबंदी आयद कर रखी थी। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो काफ़ी उनसे नाराज़ थी। बजाय इसके कि वो पाबंदी ख़त्म करते, उन्होंने अब मेडिकल की जो एजुकेशन है ख़वातीन की उस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। तो इस सिलसिले में जो ये G7+ जिसे कह रहे हैं, ये जो मीटिंग हुई है, एक सख्त एलामिया जारी किया और कहा है कि ये बिल्कुल भी अफगान तालिबान की हुकूमत का इकदाम ठीक नहीं है। दूसरा शहबाज इसमें जो पाकिस्तान से मुतालिक इम्पॉर्टेंट है और वो जो दहशतगर्दी के हवाले से जो हमारे खदशात हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि यस, दाइश के खिलाफ तो भले अफगान तालिबान की हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन आज भी कई जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके लिए ख़तरा है। अफगान तालिबान की हुकूमत को ये रिमाइंड करवाया गया है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं उसके तहत वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम जो दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करें। तीसरा एलिमेंट उसमें यह था कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में, क्योंकि दोहा मुआहदे में ये उन्होंने वादा किया था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यानी कि तमाम जो फरीकैन हैं, तमाम जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको हुकूमत में शामिल करेंगे। तो उसके हवाले से भी वो कहते हैं कि एक कौमी डायलॉग होना चाहिए और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए। तो नटशेल उसमें यही है कि जो अफगान तालिबान हुकूमत के हालात हैं उससे वाज़ेह है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी है वो चाहते हैं, और जो स्टेप्स वो ले रहे हैं लगता ये है कि शायद उनको कोई भी मुल्क जो है या इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें तस्लीम ना करे। कामरान, इनकी जो हुकूमत है अफगान तालिबान की, जिसको अबूरी हुकूमत कहा जाता है, उसको तकरीबन 3.5 साल तो हो गए हैं ना। 3.5 साल, अगस्त 2021 में ये गवर्नमेंट कायम हुई थी और यही जो 3-4 एजेंडा आइटम्स हैं ये तब से आउटस्टैंडिंग है। इसके बावजूद कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, गालिबन रशिया ने भी अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, ईरान, ये उसके अफगान तालिबान हुकूमत के साथ इंगेज कर रहे हैं, उनके साथ कारोबार कर रहे हैं और हुकूमत वहाँ पे स्टेबल है, अपना इकॉनमी भी चला रही है और अपना कारोबार भी चला रही है वो। तो ऐसी सूरत हाल में ठीक है, G7 ममालिक का उनकी एक स्टेटमेंट भी आ गई, उन्होंने कंडेम भी कर दिया। सवाल ये है कि इनके पास लेवरेज क्या है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से उनके ऊपर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली डिपेंडेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट दे के कंडेम कर देना एक बात है, और एक्चुअल एक्शन लेना जिससे वो दबाव में आए या वो इस चीज पे एग्री करेंगे, ठीक है हम ये पॉलिसी रिव्यू करते हैं, उसके लिए इनके पास टूल्स क्या है? देखिए, टूल्स तो वो बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि सबसे बड़ी लेवरेज तो यही है कि अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे। फिर जो उनके ऊपर सैंक्शंस तो आज भी मौजूद हैं। मसलन आपने जिक्र किया कि यस कि रूस और चीन की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, वो इंगेज कर रहे हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट कि इसी महीने जो एक डेवलपमेंट हुई कि भले चीन और रूस जो हैं वो तालिबान के साथ बाकी मुल्कों के मुकाबले में इंगेज कर रहे हैं, लेकिन UN की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत एक मॉनिटरिंग कमेटी है, उसका जो मैंडेट है वो उसको फर्दर 14 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। और उसका मैंडेट क्या है कि जो आज भी अफगान तालिबान के जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, बेशतर के ऊपर पाबंदियां हैं, उनके ऊपर वो ट्रैवल नहीं कर सकते, जब भी ट्रैवल करना होता है तो उनको UN जो है वो एग्जेम्पशन देता है। तो उसमें रूस ने और चीन ने तालिबान के खिलाफ वोट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर रूस और चीन अपने इंटरेस्ट को देखते हुए तालिबान के साथ इंगेज कर रहे हैं, बट सब कुछ जो है वो अच्छा है क्योंकि वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ दिया। और वजह क्या है कि चीन और रूस भी समझते हैं कि आज भी भले वहां पर हालात जो भी बेहतर हुए,
टेरर जो है वो थ्रेट वहाँ से है। तो ये अफगान तालिबान ने फैसला करना है कि उन्होंने कैसे आगे जाना है। कुछ मेरी जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात हो रही थी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कहते हैं जो काबुल में बैठे लोग हैं वो फिर बात को समझते हैं, वो इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन जो कंधार में बैठी उनकी क़यादत है, जो उनके लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो किसी के साथ इंगेज करना ही नहीं चाहते एक बैरूनी दुनिया के साथ। मुझे पता चला कि कई जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अटेम्प्ट की कि रीच आउट किया जाए हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को, ये बच्चियों की तालीम से मुतालिक, बाकी मामलात से मुतालिक, इंसानी हकूक़ से मुतालिक उनसे बातचीत की जाए। वो किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार हैं ही नहीं। उन्होंने कहा ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और फिर दूसरा जो आपको पता है कि हाल ही में जो एक वाक़या भी हुआ, खलीलुर रहमान हक्कानी जो हैं उनको असैसिनेट किया गया काबुल में। दाइश ने जिम्मेदारी ज़रूर कबूल की, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी कुछ ऐसी चहमगोइयाँ हो रही थी कि इट कुड बी पार्ट ऑफ इंटरनल जो एक रिफ्ट है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हक्कानीज़ हैं वो कंपैरेटिवली चाहते हैं कि जो अफगान तालिबान की हुकूमत है वो थोड़ी सी मॉडरेट पॉलिसीज़ अपनाए, ख़वातीन की तालीम के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं उसको थोड़ा सा नरम किया जाए। और खलीलुर रहमान हक्कानी ने अपनी असैसिनेशन से तकरीबन एक हफ्ते पहले कंधार में जो एक अहम इजलास हुआ था, कहा यह जाता है कि बड़ा खुलकर उन्होंने इस मामले के ऊपर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से इख्तिलाफ भी किया था। तो बज़ाहिर जिस तरह शहबाज कह रहे हैं अभी हालात सिक्योरिटी के या ओवरऑल अपना वो निज़ाम तो चला रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि इनकी अपनी जो इंटरनल राइवलरीज हैं, जब पावर गेम्स हैं, उसकी वजह से भी अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती रही है। और उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, एक जो इंटरनेशनल उनकी रिकग्निशन हो। लेकिन जो अफगान तालिबान की क़यादत है कंधार में बैठी, वो अपनी बात पर कायम है कि वो जो उनके असूल हैं उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और यही एक डेडलॉक है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे कि इस मरतबा जो एनुअल एक एनवॉइस कॉन्फ्रेंस दफ्तर खारजा उसका इनेकाद करता था, क्यों नहीं हो रही। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हर साल जब दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार की वजह से छुट्टियां होती हैं, तो पाकिस्तान में जनवरी के पहले हफ्ते में एक एनवॉइस कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, जो अहम जो कैपिटल्स में तैनात हैं, क्योंकि क्रिसमस छुट्टियों की वजह से वो पाकिस्तान आते हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दफ्तर खारजा में आम तौर पर एक ब्रॉडर कंसल्टेशंस होती है 3 रोज़ा। उसमें एट टाइम्स प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करते हैं और उसमें डिस्कस किया जाता है कि जो भी इनपुट वो लेकर के आते हैं जहाँ जहाँ वो तैनात हैं, और जो पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस दरपेश हैं, या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कशन होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक ऐसे मौके के ऊपर जब दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, हमने आगाज़ में जिक्र किया कि इस वक्त अमेरिका के साथ हमारे क्या मामला चल रहे हैं, ब्रेक से पहले जिक्र किया अफगानिस्तान का मामला आप देख लें, फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिर इम्पोर्टेंटली चंद हफ्तों बाद ट्रंप जो हैं वो सदारत का ओहदा संभाल रहे हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स के होते हुए कहा यह जा रहा था कि शायद ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है कि तमाम पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं इकट्ठे हों, अपना इनपुट दें और एक डायरेक्शन दें, गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन इस दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, और शहबाज मैंने जानने की कोशिश की तो उसकी कोई ख़ास वजह नहीं बताई गई कि बस वो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस का डिसीजन था। आमतौर पर फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर ये फैसला करते हैं, तो उनको मुनासिब लगा कि इस दफ़ा ज़रूरत नहीं है। कुछ जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो आएंगे तो उनके साथ कंसल्टेशन एक इनफॉर्मल हो जाएगी, बट फॉर्मल कोई कंसल्टेशन नहीं होगी। एंड डोंट फॉरगेट कि ये एनवॉइस कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी होती रही है जब कोविड था और वर्चुअल उस वक्त हुआ करती थी। ये पिछले साल भी मेरा ख्याल नहीं हुई थी। पिछले साल हुई थी। पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल हुई थी जी, पिछले साल मुझे याद पड़ता है कि केयरटेकर की थे, केयरटेकर गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है इफ आई कैन रिकॉल, प्राइम मिनिस्टर जो थे केयरटेकर के, उन्होंने अटेंड की थी। पिछले साल भी हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। तो इस दफा को बजट कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं या इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं करनी? देखिए, दो बजट कंस्ट्रेंट्स का, क्योंकि मैंने जब जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जो हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं वो तो चाहते हैं कि एनवॉइस कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि अदरवाइज जब वो खुद से आते हैं तो उनको अपनी जेब से पैसे लगा के आने पड़ते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनको खुद बुलाती है तो फिर उनको हर रोज़ का TADA भी मिलता है, उनको टिकट भी मिलता है, जब वो रहते हैं तो तब भी उनको पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी हो सकती है, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता था कि आप वर्चुअल भी कर सकते थे। सवाल ये है कि एक ऐसे मौके के ऊपर, जैसे कहा कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं,
तो कंसल्टेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, वैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक फॉरेन ऑफिस का विजिट किया है? प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में अभी तक फॉरेन ऑफिस, नॉर्मली उनका एक विजिट होता है कभी कभार, वो बिल्कुल विजिट, और यूजुअली होता यही है कि जब एनवाइस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक आध सेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अटेंड करते हैं, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, भले गवर्नमेंट अमल करे या ना करे, ऑब्वियसली जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो अपनी जब इनपुट देते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक कम से कम एक ब्रीफ आ जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं होती, एक ऑन गोइंग एक प्रोसेस होता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, फॉरेन ऑफिस की अगर आप बात करें, जो दूसरा एक प्रॉब्लम चल रहा है वो है कि जो आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ फॉरेन ऑफिस काम ही, फॉरेन ऑफिस जो तैनातियां होती हैं हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं बाहर, हर साल एक कोई रूल नहीं है लेकिन प्रैक्टिस यही है कि हर साल अक्टूबर में जो जो फॉरेन पोस्टिंग्स खाली होती हैं तो उसको सर्कुलेट किया जाता है, एक प्रोसेस शुरू होता है, नवंबर में जाकर के इंटरव्यूज होते हैं, बाय दिस टाइम फाइनलाइज हो जाता है कि किसने कहां पर जाना है। लेकिन इस दफा इंटरेस्टिंगली अब जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक वो प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हुआ। कुछ सुफरा की अपॉइंटमेंट हुई है ना? नहीं, दो डिफरेंस है। एक तो एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट तो ऑन एंड ऑफ होती रहती है, ठीक है। ये बात हो रही है ग्रेड 17 से लेकर 19 तक के जो ऑफिसर्स हैं, हमारी पोजीशन है, सेक्रेटरी है, सेकंड सेक्रेटरी है, थर्ड सेक्रेटरी है, इनकी अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है। और आपको पता है कि फॉरेन ऑफिस का एक चार्म ये भी होता है कि आपको जब पोस्टिंग मिलती है, खासकर ग्रेड 17 का जो अफसर है, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन की वजह से जो मामलात है, तो एक उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी, और दूसरा जो फाइनेंशियल एक इंसेंटिव है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो आपको एक फॉरेन अलाउंस मिलता है। और फिर होता ही है कि जब अब ये प्रोसेस लेट होगा तो जो ऑलरेडी लोग वो सर्व कर रहे हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये भी प्योरली इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, ये इंटरनल जो 17 से लेकर 19 तक की अपॉइंटमेंट है ये तो फॉरेन सेक्रेटरी ने करनी होती है। जो मुझे पता चला, उन्होंने कहा क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी ने, आमना बलोच साहिबा ने सितंबर में चार्ज संभाला था, अक्टूबर में फिर एससीओ की कॉन्फ्रेंस आ गई और उसकी वजह से फिर ये प्रोसेस है वो लेट हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी ये गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन दूसरा इसके अंदर एक और एलिमेंट ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो जो ग्रेड 19 के लोग हैं वो ग्रेड 20 तक की प्रमोशन का भी इंतजार कर रहे हैं। सुना है कि अगले हफ्ते प्रमोशन बोर्ड का इजलास होना है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। वो ये 22, 23, 24 को होना था, वो पोस्टपोन हो गया है। और वहां पे भी एक सियासी एक जोड़ तोड़ हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के किसके बंदे। अच्छा, वक्त क्योंकि हमारे पास होंगे, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, क्योंकि आप जब ग्रेड 20 में चले जाते हैं तो फिर आप हेड ऑफ मिशन या काउंसिल जनरल अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है जो पावर्स के करीब हैं वो भी शायद इस प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट शहबाज कह रहे हैं कि वो भी अब प्रोसेस जो है वो डिले हो गया। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।